अवसर नहीं मिलता है। लेकिन आपने इसे मात्र कर्मकांड ही नहीं रहने दिया, बल्कि हमारी ज़िंदगी में बदलाव के सख्त कदम भी उठाए हैं। आपने पुलिस में महिला बल की भर्ती करके आपने अपना ये बताया कि आपका ये दृढ़ संकल्प हमें दिखाई देता है। महिला पुलिस जो पुलिस बल में भर्ती की जा रही है, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है और क्या विश्वास है कि महिलाएं पुलिस में बेहतर नौकरी कर सकेंगी? महिला सशक्तिकरण ये मेरे लिए मिशन है, मेरे जीवन का लक्ष्य है। और सशक्तिकरण हो तो सब तरह का सशक्तिकरण हो, उनका आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण। और मैंने देखा था कि पुलिस थाने में अगर कोई बहन रिपोर्ट लिखवाने पहुंच जाए और सारे पुरुष पुलिसकर्मी रहे तो अपनी बात कहने में ही दिक्कत होती थी। लेकिन महिला सबल बने, शक्तिशाली बने, इसलिए हमने 50% रिजर्वेशन दिया स्थानीय निकाय के चुनाव में। मेरी बहन सरपंच है। हमने तय किया कि आधी सीटों पर सरपंच के पद पर केवल बेटियां लड़ेंगी। सरपंच हो, जनपद पंचायत अध्यक्ष हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, मेयर हो, पार्षद हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, सब पे 50% रिजर्वेशन कर दिया। नहीं तो पहले बेटियां और बहनें चुन के नहीं आती थी, केवल पुरुष चुन के आते थे। अब 50% नहीं, 56-57% से ज्यादा बेटियां ऐसे पदों पर बैठ के सरकारें चला रही। कोई गांव की सरकार चला रही, कोई शहर की सरकार चला रही। उसके बाद मेरे मन में आया कि हम एक सशक्तिकरण और करें, एक सामाजिक क्रांति हो। पुलिस में बेटियां क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए राजनीतिक सशक्तिकरण करके हमने तय किया कि 30% बेटियों की भर्ती पुलिस में हम कम से कम करेंगे। मैं आज बेटी आपको बताना चाहता हूं, इतना विरोध हुआ। ये लड़कियां क्या करेंगी, अपराधियों से कैसे निपटेंगी, ये फैसला आत्मघाती है। लेकिन मैंने कहा ये फैसला पक्का है। मैं मुख्यमंत्री हूं तो मेरी बेटियां पुलिस में भर्ती होगी, रिजर्वेशन दूंगा ही। और आज उसी का परिणाम है कि आप जैसी कई बेटियां पुलिस की वर्दी में हाथ में डंडा लेके गुंडों की अकल ठिकाने लगाने का काम कर रही हैं। इसके साथ साथ हमने शिक्षकों के पद पर भी 50% बेटियां ही शिक्षक बनेंगी, वो रिजर्वेशन भी किया। और आप देख रहे हैं आज हर क्षेत्र में, चाहे मेरी चुनी हुई बहनें हो, चाहे पुलिस की वर्दी की में बैठी मेरी बेटियां हो, बहुत बेहतर ढंग से अपने काम को अंजाम दे रही है और अपराधियों को ठिकाने लगाने का काम भी कर रही है। हमने सुना है आप बचपन से ही काफ़ी अच्छे हैं पढ़ाई में और हमेशा अच्छे अंकों से परीक्षाएं उत्तीर्ण की है। जब आप स्पीच बोलते हैं तब भी इतने अच्छे से संस्कृत श्लोक बोलते हैं जैसे आप ही संस्कृत के टीचर हो। मेरा बस यही सवाल है कि आपने राजनीति में ही आपका करियर क्यों चूज करा? बचपन से मैंने देखा था, एक तो मैंने बहनों के बेटियों के साथ अत्याचार के रूप में बताया, दूसरे गरीबों के साथ भी अन्याय होता था। छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करते थे उस जमाने में, ढोर चराने का काम, पशु चराने का काम करते थे। समय पर नहीं आए तो गाली खाते थे, पिटते थे। और तब मेरे मन में एक तड़प पैदा होती थी कि यह अन्याय है, इसको खत्म होना चाहिए। और मैं सोचता था इन बच्चों को पढ़ने का मौका कैसे मिलेगा, इनको बढ़ने का मौका कैसे मिलेगा। मजदूरी बहुत कम मिलती थी, अनाज मिलता था मजदूरी में नाप के, 2.5 पाई कहते थे, पाई और कोड़ा 2 एक बर्तन जैसे होते थे जिसमें नाप के देते थे। तो मैंने पहला आंदोलन किया जब मैं 7th में 7वीं में पढ़ता था। भोपाल आ गया था पढ़ने में, अपने गांव गया और मैंने आंदोलन किया कि 2.5 पाई कम है, 5 पाई मजदूरी होनी चाहिए। और मैंने फिर मजदूरों को लेकर जुलूस निकाला। उस जो जुलूस जब मेरे घर के दरवाजे के पास से निकला तो मेरी घर में ही पिटाई हुई पकड़ के कि ये मजदूरों को बिगाड़ने आ गया। लेकिन संकल्प प्रबल होता गया कि नहीं, कुछ करना है। तो गांव से फिर मैं भोपाल आया। बीच में आपातकाल लगा, तो आपातकाल में मुझे लगा कि सारी जो संवैधानिक अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, लोग जेलों में जा रहे थे। तो मैंने भी आपातकाल का विरोध किया कि गलत बात है। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसका विरोध करते हुए मैं जेल चला गया। जेल में फिर स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा मैंने, अलग अलग साहित्य मैंने पढ़े, गीता जी पढ़ी। और फिर मुझे लगा कि जीवन में कुछ करना चाहिए और करते करते मैं फिर इस दिशा में आगे बढ़ गया। हमने कोरोना काल में देखा कि आपने हम डॉक्टर बेटियों को बहुत प्रोत्साहित किया कि आप लगे रहो, मरीजों की सेवा करते रहो। पूरे देश में मध्य प्रदेश एक अकेला राज्य है जिसमें आपने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी विषय में शुरू करवाई, जबकि हमें अच्छे से पता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें अंग्रेजी आना अनिवार्य है। इसके पीछे सर आपकी क्या सोच रही? पहली चीज तो ये मानसिक गुलामी का प्रतीक है अंग्रेजी। अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी हम पे थोप दी। हम अपनी भाषा में पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते?
ज्ञान का स्वाभाविक रूप से प्रकटन अगर होता है तो अपनी भाषा में होता है, विचार अगर हमारे दिमाग में आते हैं तो अपनी भाषा में आते हैं। लेकिन अंग्रेजी हम पर लाद दी गई, बच्चे बेबस कर दिए गए कि अंग्रेजी में पढ़ो। भाई जापान में जापानी में पढ़ते हैं, रूस में रूसी में पढ़ते हैं, चीन में चीनी में पढ़ते हैं, फ्रांस में फ्रेंच में पढ़ते हैं, तो हम अंग्रेजी में क्यों पढ़ें जी? एक अतिरिक्त बोझ बच्चों के सिर पे, गांव के बच्चे, गरीब के बच्चे, शहर के गरीब परिवारों के बच्चे, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे जो पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़े, केवल अंग्रेजी के कारण घबराते हैं, बाकी सब आता है लेकिन अंग्रेजी भाषा में प्रवीण नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। मुझे मेडिकल का एक ऐसा बच्चा मिला जिसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ नीट के माध्यम से, लेकिन पहले साल ही पढ़ाई छोड़ दी, छोड़ के भागा। तो मैंने पूछा भाई तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी, इतने अच्छे कैरियर को खत्म क्यों कर रहे? तो उसने कहा कि मामा मैं तो हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ा था गांव में, यहाँ जब मैं कॉलेज में गया तो अंग्रेजी में सब कुछ होता तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता, मैं हीन भावना से ग्रसित हो गया, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसने अपने कैरियर का अंत कर लिया और तब मेरे मन में यह निश्चय पैदा हुआ कि चाहे कुछ हो जाए, मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई भी होगी, इंजीनियरिंग की भी होगी। और मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने ये फैसला किया है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी और बाकी पढ़ाई भी हमारी अपनी भाषा में हिंदी में होगी, ताकि अपनी मातृभाषा में ढंग से पढ़ के बच्चे आगे बढ़ सके। और मैं तो अब एक बात और सोच रहा हूं कि आने वाले समय में मैं विचार विमर्श कर रहा हूं, अभी हम हिंदी में पढ़ाई के लिए सीटें भी मेडिकल कॉलेज में रिजर्व कर देंगे कि ये सीटें केवल हिंदी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हैं, ताकि धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना के बेटा बेटी भी डॉक्टर बन सके। मध्य प्रदेश में आपने खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और अभी आपने घोषणा की है कि एमपी यूथ खेलो गेम्स करवाएंगे। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि शहरी क्षेत्रों में तो स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटरों की बहुत कमी है, उसके लिए आपकी क्या योजना है? पहले तो बेटी शहरों में भी सुविधाएं नहीं थी, 50-60 करोड़ बजट हुआ करता था कुल मिला के खेल विभाग का, बढ़ा के मैंने 750 करोड़ रुपया कर दिया है। शहरों में इंफ्रा और बाकी सब चीजें बनी, लेकिन अब हमारा टारगेट है गांव में हम खेल के मैदान बनाएं, बच्चों को खेलने की सुविधा मिलेगी तो स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और प्रतिभाएं भी हमको मिलेगी। हम टैलेंट सर्च भी गांव से करेंगे, हम खेल के मैदान तैयार करेंगे, खेल प्रतियोगिताओं का अलग अलग स्तर पर आयोजन, विधायक कप, सांसद कप, मुख्यमंत्री कप, और अब हमने फैसला किया है खेलो एमपी यूथ गेम्स भी हम करवाएंगे ताकि खेल प्रतिभाएं निखरें और आगे बढ़े। स्कूलों में भी खेल पीरियड अब अनिवार्य कर दिया जाएगा। और मेरा दूसरा सवाल है, युवा नीति जो अभी आपने घोषणा की है उसके बारे में मध्य प्रदेश के युवा जानना चाहते हैं और मैं कि ये युवा नीति क्या है? शैक्षणिक शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनमें संस्कार के लिए, उनको स्किल्ड बनाने के लिए, उनके रोजगार के लिए। और युवा केवल कल के नहीं आज के ही नागरिक है, केवल उनके बेहतर जीवन के लिए नहीं, वो समाज में भी समावेशी दृष्टिकोण रखें, अच्छे काम करें, पर्यावरण जैसे विषयों पर भी सोचें। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए? जीता वास्तव में वो है जो औरों के लिए जीता है, प्रदेश के लिए जीता है, देश के लिए जीता है। तो औरों के लिए जीने का दृष्टिकोण भी उनके मन में आए, देशभक्ति का भाव, दूसरों के कल्याण का भाव उनके मन में पैदा हो। और इसलिए युवा नीति में सारे विषय समाहित है। आज युवा नीति के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन एक ही चीज में बताऊंगा आपको। जैसे हमने तय किया, बच्चे बेरोजगारी की बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं बेरोजगारी भत्ता दे दो। अब बेरोजगारी भत्ता देना समाधान नहीं है, ये बच्चों को अंधी सुरंग में धकेलना है, ये केवल वोट प्राप्त करने का माध्यम है। मैं बेरोजगारी भत्ते का विरोधी हूं, मैंने साफ कहा है। लेकिन युवा नीति में हमने इस बात का प्रावधान किया है कि हमारे वो बच्चे जो काम चाहते हैं उनको हम काम सिखाएंगे अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो उद्योग हो, छोटे हो बड़े हो। केवल उद्योग नहीं, सर्विस सेक्टर में अलग अलग चीजें, वहां वो जाके काम सीखें, वो अलग अलग व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में काम सीखें, परंपरागत काम सीखें। और इस काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। यह है मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना, जिसमें आजीविका का निर्वहन भी होगा, लेकिन वो साल भर में काम सीखे और काम सीख के फिर परमानेंट जॉब उनको मिल जाए, अपना काम फिर खुद शुरू करें। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके।